नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार स्वागत करता हूं आप सबका हमारे YouTube चैनल द होमवर्क पे। मैं सेशन शुरू करने से पहले बता दूं कि यहां पर सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। ये स्पेशल बिहार, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश दरोगा एवं कांस्टेबल के लिए है और साथ में इसमें आपको एसएससी, जीडी और रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए मैं सेशन को शुरू करता हूँ। आज का पहला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना दिल्ली में कब हुई? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना दिल्ली में है। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1985 यानी 1985। तो इसका डेट है 19 नवंबर 1985। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो 19 नवंबर 1985 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो बताना यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस संग्रहालय में कुषाण काल की मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है, यानी किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों की संग्रह सबसे अधिक मात्रा में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मथुरा। मथुरा यानी मथुरा कहाँ पड़ जाता है? आपका उत्तर प्रदेश में पड़ जाता है। और इस मथुरा संग्रहालय की स्थापना हुई थी 1874 को हुई थी और संस्थापक थे एफ.एस. ग्रासे थे, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सा है? यानी सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस का नाम पूछ रहा है। तो सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, आर्गन। हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा यानी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस है आर्गन। आर्गन का संकेत होता है AR। इसकी वायुमंडल में परसेंटेज है, यानी मात्रा है, मात्रा परसेंटेज में ही होता है। तो कितना परसेंट हो जाएगा? परसेंटेज में हो जाएगा 0.934 परसेंटेज है। और ऑप्शन के अनुसार भी हम देख लेते हैं। ओजोन का सूत्र होता है O3, जो कि ऑक्सीजन का समस्थानिक है। नाइट्रोजन नहीं, नियोन, बी नंबर में है नियोन। नियोन का संकेत होता है Na। और इसकी परसेंटेज यानी मात्रा हमारे वायुमंडल में है, कितनी परसेंट है? नियोन। तो हो जाएगा 0.001818 परसेंटेज। और सी नंबर में आ जाता है हीलियम। हीलियम का संकेत होता है He और इसकी मात्रा है वायुमंडल में, कितने परसेंट है हीलियम? तो हो जाएगा ये 0.0000524 परसेंटेज। और मैं बता दूं कि नियोन का परमाणु संख्या कितना है? नियोन का परमाणु संख्या है 10। हीलियम का परमाणु संख्या कितना है? 2। और आर्गन का परमाणु संख्या कितना है? 18 है। ठीक है, तो ये सारा ऑप्शन से भी याद कर लीजिएगा और इसका मात्रा याद कर लीजिएगा और ये परमाणु संख्या भी याद कर लीजिएगा, एग्जाम के व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्र ग्रहण होता है, यानी पूछ रहा है यहाँ पे चंद्र ग्रहण कब होता है, यानी चंद्र ग्रहण कब लगता है। तो बताना है चंद्र ग्रहण कब लगता है।
तो मैं एक शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूँ। चंद्र ग्रहण, ये हो गया हमारा सन, और ये हो गया हमारा अर्थ, और ये हो गया हमारा मून। तो पूछ रहा है यहाँ पे चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण कब लगेगा? चंद्र ग्रहण जब ये कांस्टेंट रहता है, यानी सन हमारा कांस्टेंट है, यानी स्थिर रहता है, और राउंड यानी घूमते रहता है हमारा पृथ्वी और मून यानी चंद्रमा। चंद्रमा हमारा और पृथ्वी घूमते रहता है, तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, इसलिए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों लगता है। तो चंद्र ग्रहण कब लगता है? सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाएगा, सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाएगा तो लग जाएगा हमारा चंद्र ग्रहण। और यही होगा उल्टा, जब सूर्य और मून और पृथ्वी के बीच, सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आएगा तो लगेगा सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण लगेगा, और यहाँ पे जब आएगा तो लगेगा चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण लगेगा, चंद्र ग्रहण। यहाँ पर कांस्टेंट हमारा सन हो गया, और बदलेगा हमेशा पृथ्वी और चंद्रमा। अगर सूर्य के पास अगर पृथ्वी आ गया तो चंद्र ग्रहण लगेगा, और सूर्य के पास अगर चंद्रमा आ गया तो क्या लगेगा? सॉरी, सूर्य के पास अगर पृथ्वी आएगा तो चंद्र ग्रहण लगेगा, और सूर्य के पास अगर चंद्रमा आएगा तो सूर्य ग्रहण लगेगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आता है। सूर्य और चंद्रमा के बीच कौन आता है? सूर्य और चंद्रमा के बीच कौन आता है? पृथ्वी। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, चंद्रमा पृथ्वी, यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच, पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आएगा तो कौन सा लगेगा? सूर्य ग्रहण। और यहाँ पर इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पृथ्वी और सूर्य, यानी सूर्य और चंद्रमा के बीच, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ गया तो हमारा लग गया चंद्र ग्रहण। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है, गंधक उत्पादन में अग्रणीय देश, यानी गंधक के उत्पादन में अग्रणीय देश कौन सा है? यानी गंधक के उत्पादन में सबसे ज्यादा गंधक का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, यूएसए। यूएसए यानी अमेरिका, यानी अमेरिका। अमेरिका उत्पादन में प्रथम स्थान है। और दूसरा स्थान किसका है? तो दूसरा स्थान हमारा रूस का हो जाता है। गंधक यानी गंधक, गंधक का परमाणु संख्या कितना होता है? 16 होता है परमाणु संख्या। तो गंधक के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा हो जाएगा? यूएसए, ए नंबर राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्व का बोस्टन, यहाँ पूछ रहा है पूर्व का बोस्टन, यानी भारत में पूर्व का बोस्टन कहलाता है। भारत में पूर्व का बोस्टन कहलाता है, तो कौन कहलाता है? अहमदाबाद। अहमदाबाद को भारत का पूर्व का बोस्टन कहा जाता है। ये किस राज्य में पड़ता है? ये पड़ता है गुजरात में। और हम बताते हैं, बोस्टन का अर्थ होता है बोस्टन का अर्थ होता है सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, यानी सूती वस्त्र का कारखाना अधिक मात्रा में, सूती वस्त्र का कारखाना अधिक मात्रा में जहाँ पर होता है तो उसे बोस्टन कहा जाता है। तो ये हमारा बोस्टन अहमदाबाद है, ये पूर्व का बोस्टन कहा जाता है।
और ये हमारा गुजरात में पड़ जाता है, और ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादन में स्थान अपना रखता है। तो चल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बैलाडेला लॉ एक्स खान कहाँ पाया जाता है? पूछ रहा है हमारा बैलाडेला लॉ एक्स खान कहाँ पाया जाता है, यानी किस राज्य में है। बैलाडेला लॉ एक्स का खान है किस राज्य में है? तो यहाँ पर ये हो जाएगा ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में किस जिला में है? तो जिला हो जाएगा दंतेवाला। दंतेवाला हो जाएगा जिला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व जल दिवस, यहाँ पर पूछ रहा है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, और ये 22 मार्च 1993 को पहली बार मनाया गया था। पहली बार मनाया गया था। तो जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। और आपको बता दें 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है। 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है, और 22 मार्च को जल दिवस भी मनाया जाता है, विश्व जल दिवस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? यानी भारत का सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो इसका राइट आंसर होगा अफगानिस्तान। कितना किलोमीटर का है? 106 किलोमीटर का है, और ये भारत के पीओ के क्षेत्र में पड़ता है। भारत के कहाँ पड़ता है? पीओ के क्षेत्र में पड़ता है, जो कि अभी पाकिस्तान में, इसे बोल ही सकते हैं कि पाकिस्तान में अभी स्थित है, लेकिन ये भारत का अभिन्न हिस्सा है। और इस रेखा का नाम है डुरंड। डुरंड रेखा, जो भारत और अफगानिस्तान के बीच है। और ऑप्शन के अनुसार देखते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1947 को हुआ था। और किसने किया था? सर रेड क्लिफ ने किया था। और बांग्लादेश के साथ भी रेड क्लिफ रेखा है, इसकी भी स्थापना 15 अगस्त 1947 को ही हुआ था। ये पूर्वी पाकिस्तान के नाम, बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता था। और नेपाल के साथ हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर खुले रूप में है, इसमें कोई बॉर्डर नहीं है, इसमें आराम से आप आ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हमारा अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है, कितना किलोमीटर? 106 किलोमीटर। और उसके बाद सबसे बड़ी सीमा साझा किसके साथ करता है? तो बांग्लादेश के साथ करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की सबसे बड़ी जनजाति, तो यहाँ पूछ रहा है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, तो कौन सी भारत की सबसे बड़ी जनजाति है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? गोंड। गोंड जनजाति सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? तो एमपी में। कहाँ पाया जाता है? एमपी में। गोंड जनजाति सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ऑप्शन के अनुसार देखते हैं, पनियन। पनियन जनजाति सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? तो पनियन जनजाति सबसे ज्यादा केरल यानी दक्षिण भारत में निवास करता है। केरल का मुख्य जनजाति है। केरल का मुख्य जनजाति है। केरल का मुख्य जनजाति है इरुला। इरुला तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में पाए जाने वाला जनजाति है।
ये दक्षिण भारत के तीनों राज्य में पाए जाने वाला प्रमुख जनजाति है। और ये पनियन केरल के मुख्य जनजाति माना जाता है। और ये गोंड सबसे ज़्यादा, ये तो बहुत सारे राज्यों में पाया जाता है, लेकिन गोंड की सबसे ज़्यादा जनसंख्या मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच किस नदी को लेकर विवाद है? कर्नाटक और तमिलनाडु पूछ रहा है यहाँ पर, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच किस नदी के बीच विवाद है? किस नदी के बीच विवाद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कावेरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा कावेरी। कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। कर्नाटक के यह ब्रह्म कहाँ से निकलती है? यह ब्रह्मगिरि, कर्नाटक के यह ब्रह्मगिरि ब्रह्मगिरि की पहाड़ी होता है, सॉरी ब्रह्मगिरि होगा। ब्रह्मगिरि की पहाड़ी से निकलती है और यह यानी इसका मुहाना कहाँ पर है? तो बंगाल की खाड़ी। और ऑप्शन के अनुसार देख लेते हैं नर्मदा। तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी निकलती है विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत के अमर कंटक की पहाड़ी से निकलती है। और यह मिल जाती है कहाँ? यह मिल जाती है खंबात की खाड़ी में। खंबात खाड़ी में कहाँ पड़ता है? गुजरात के पास पड़ता है, वहाँ पर मिल जाती है। ब्यास नदी, ब्यास नदी रोहतांग दर्रा के समीप से निकलती है, समीप से निकलती है। और यह कहाँ मिल जाती है? सतलज नदी में। सतलज नदी में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? सतलज नदी में मिल जाती है। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में है रावी नदी। रावी नदी निकलती है रोहतांग दर्रा के, ये भी रोहतांग दर्रा के कागड़ा जिला के पास से निकलती है और यह चिनाब नदी में मिल जाती है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच किस जल नदी का विवाद है? तो ये हो जाएगा राइट आंसर कावेरी नदी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पोंग बांध कहाँ स्थित है? यहाँ पर पूछा जा रहा है पोंग बांध कहाँ स्थित है? पोंग बांध कहाँ स्थित है? तो ये ब्यास नदी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्यास नदी। पोंग बांध ब्यास नदी पर स्थित है। ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश में पड़ता है पोंग बांध हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और पोंग बांध की स्थापना कब हुआ था? पोंग बांध की स्थापना 1975 को हुआ था। किस नदी पे हुआ था? तो ब्यास नदी पे हुआ था। किस नदी पे हुआ था? तो ब्यास नदी पे हुआ था। और ये नदी कहाँ बहती है? हिमाचल प्रदेश में बहती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में है एक फायदम में कितना फुट होता है? एक फायदम में 6 फुट होता है, यानी 6 फीट होता है। और हम बता दें एक फीट में 12 इंच होता है। और एक फुट में 12 इंच होता है। और एक मीटर में कितना होता है? सॉरी,
छः फीट बराबर होता है 1.82 मीटर होता है। ठीक है, तो इसे भी याद कर लीजिएगा। पूछ सकता है कि 1 फीट में कितना इंच होता है, तो 12 इंच होता है। और पूछ सकता है कि 6 फीट बराबर कितना मीटर होता है, 1.82 मीटर होता है। तो एक फायदा में कितना फीट होता है, 6 फीट होता है। और 6 फीट बराबर कितना होता है, 1.82 मीटर होता है। और 1 फीट में कितना होता है, 12 इंच होता है। ठीक है, तो इसे भी अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, ये पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोयला पाया जाता है, यानी कोयला किस चट्टान में पाया जाता है। तो कोयला हमारा किस चट्टान में पाया जाता है, अवसादी चट्टान में पाया जाता है। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है, तो अवसादी चट्टान पाया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, क्षोभ मंडल की धरातल से ऊंचाई है। यहाँ पर क्वेश्चन हमारा बोला है क्षोभ मंडल की ऊंचाई धरातल से कितना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 किलोमीटर। राइट आंसर हो गया 14 किलोमीटर। तो हम बता दें आपको, ध्रुव पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई 8 किलोमीटर होता है। और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर होता है। और क्षोभ मंडल की सबसे ज्यादा मोटाई विषुवत रेखा पर होती है। क्षोभ मंडल की सबसे ज्यादा मोटाई किस रेखा पर होती है, तो विषुवत रेखा पर होती है। ठीक है, तो क्षोभ मंडल के धरातल से ऊंचाई पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 14 किलोमीटर। और पूछेगा क्षोभ मंडल की ध्रुव पर ऊंचाई कितनी होती है, तो 8 किलोमीटर होती है। और विषुवत रेखा पर कितनी होती है, तो 18 किलोमीटर होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल की धरातल से ऊंचाई 18 किलोमीटर होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रणथंभौर वन्य जीव प्राणी अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, यानी पूछ रहा है हमारा रणथंभौर वन्य जीव प्राणी अभ्यारण्य किस के लिए प्रसिद्ध है। तो ये हमारा टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। और ये पड़ता है हमारा, कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। और ये इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1980 को हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है, तो टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। और ये किस राज्य में है, तो ये राजस्थान में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1980 को हुई थी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है कि सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण हुआ था, यानी सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 को हुआ था। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1956 को हुआ था। इसकी स्थापना कब हुआ था, सुएज नहर का स्थापना कब हुआ था, 1859 को हुआ था। और यह लाल सागर एवं भूमध्य सागर को अलग करती है, जोड़ती है, दोनों एक ही बात है, अलग करती है या जोड़ती है। ठीक है, तो सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1956 को हुआ था। और इसकी स्थापना हुआ था 1859 ईस्वी को। और ये अलग या जोड़ती है किसको, लाल सागर एवं भूमध्य सागर को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कब करके मगध की गद्दी पर बैठा। यानी पूछ रहा है हमारा क्वेश्चन यहाँ पे, अजातशत्रु अपने पिता की हत्या किया और कब मगध की गद्दी पर बैठा। यानी पूछ रहा है कि अजातशत्रु अपने पिता की हत्या कब किया था। तो पिता की हत्या किया था 493 ईसा पूर्व को। और गद्दी पर बैठा था भी 493 ईसा पूर्व को। और यह किस वंश से संबंधित था, तो यह था हर्यक वंश से संबंधित था। हर्यक वंश के संस्थापक कौन था, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, तो
बिंबिसार। संस्थापक थे कौन? बिंबिसार। ये थे कौन? अजातशत्रु के पिता थे। कौन थे? अपने पिता की हत्या करके गद्दी पे बैठा था। कौन? अजातशत्रु। कब बैठा था? 493 ईसा पूर्व को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा अगला, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? यानी अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो ये थे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य। राइट आंसर चंद्रगुप्त मौर्य होगा। चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश की स्थापना किया था? तो यह किया था मौर्य वंश की स्थापना। और अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक थे चाणक्य। कौन थे? चाणक्य थे। ये चंद्रगुप्त मौर्य के कौन थे? इसे कह सकते हैं प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं, चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं। ठीक है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी थे। और ये इसकी चाणक्य ने किसके लेख किया था? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य थे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में, क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन, यानी बौद्ध एवं जैनियों दोनों के लिए, यानी कह रहा है बौद्ध एवं जैन दोनों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? तो कौन सा दोनों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? तो कौशाम्बी। यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ पड़ता है? कौशाम्बी। कौशाम्बी में पड़ता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर है कौशाम्बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये हमारा हो जाएगा मखली पुत्र गोसाल। यानी मखली गोसाल भी इसे कहा जाता है और मखली पुत्र गोसाल भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर भी अपने दोस्तों को करें। धन्यवाद।